ये टोटल एक स्कैम है बहुत बड़ा, जिसमें सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मिलकर काम करेंगे एक नॉर्मल आदमी को फुल ऑन लूटने वाला। लेकिन बाकी स्टेट में हाइब्रिड कार्स को बेचने का मूड नहीं है आपका, आप कुछ मत कीजिएगा, बाकी आम जनता की जान ले लो। सिर्फ अपना नाम करने के लिए सरकार एक्शंस ले और आम आदमी के बारे में सोचे ना, ये बहुत गलत चीज है। क्या डीजल बैन हो रहा है? आज की डेट में हर किसी के दिमाग में ये सवाल है। नितिन गडकरी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, पहले उस वीडियो को देखिए। तो डीजल को बाय कैसा भी करके आप बाय बाय करिए। मैं आपको ये बहुत नम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मैन्युफैक्चरर से कहा है कि या तो आप डीजल गाड़ियां बेचनी बंद कर दीजिए, वरना मैं इतना टैक्स लगा दूंगा कि आपको ये गाड़ियां बेचना बहुत बड़ा चैलेंज की तरह दिखाई देगा। अब ये इतनी नफरत क्यों करते हैं डीजल कार्स से? आई एम नॉट अगेंस्ट पेट्रोल एंड डीजल। फिर क्या रीजन है? रीजन भी इन्होंने बताया है, वो बताती हूँ मैं आपको अब। इनका कहना है कि पिछले साल 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट हुए थे, जिसे ये बहुत कम करना चाहते हैं, जिससे इंडिया की डिपेंडेंसी बाहर की कंट्रीज पे बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और फॉसिल फ्यूल हो गया आपका जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, और मेनली वो यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल में पेट्रोल एंड डीजल को ही। उनका कहना है कि जो 30 to 40% पोल्यूशन है, उसका मेन रीजन ट्रांसपोर्टेशन है, और उसको कम करने के लिए उनका फोकस है BS7 को लाना और EV कार्स को प्रमोट करना। और इस BS7 के आने से गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी हो जाएगी कि बहुत सारे लोगों की रीच से बाहर हो जाएगी, आपके बजट से बाहर हो जाएगी। और सिर्फ ये डीजल कार्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पेट्रोल कार्स भी हद से ज्यादा महंगी हो जाएगी। और अगर आज की कंडीशन की भी हम लोग बात करें तो भी बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। छोटी छोटी गाड़ियां इतनी महंगी है, आप सबको पता है, प्राइस बताने की जरूरत नहीं है, और उनको भी आपसे 10-15 साल के बाद छीन लिया जाएगा। छीन लिया जाएगा मीन्स या तो आपको उसको डंप करना पड़ेगा या फिर बहुत ही सस्ते दामों पर बाहर की किसी स्टेट में बेचना पड़ जाएगा। अब इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर ये छोटी मोटी होती तब भी हमें लगता है यार चलो हम पे फोर्सफुली कोई चीज इन्होंने लगाई और वो चीज हो गई, लेकिन इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज है 22 लाख करोड़, जो दुनिया की तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट है। 2023 की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में 2.84 करोड़ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हुए थे। इनफैक्ट इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग GDP में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 35% कंट्रीब्यूशन है, जो बहुत बहुत बड़ा होता है। और अगर सिर्फ टैक्सेस की बात करें कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितना टैक्स कमा रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, तो उसमें बहुत सारे टैक्सेस लगाते हैं, हम सबको पता है, GST लगता है, हमारा सेस लगता है, हमारा एक्साइज लगता है, हमारा देयर आर सो मेनी टैक्सेस। तो अगर हम सिर्फ GST की बात करते हैं तो वो नंबर है हमारा 3 लाख करोड़, और ये पिछले साल का है, मीन्स एक ही साल का है, 2023-24 का। टोटल इंडिया का GST जो कलेक्ट हुआ वो था हमारा 20 लाख करोड़, जिसमें से आपको मैंने अभी बताया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 3 लाख करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितना ज्यादा यहाँ पर सरकार को प्रॉफिट दे रही है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये इंडस्ट्री बूम करे। अब ये बूम क्यों करे? बूम इसलिए करे ताकि ज्यादा गाड़ियां बिके, ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो। इससे फायदा किसका होगा? डायरेक्टली गवर्नमेंट का और मैन्युफैक्चरर का। और इसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्क्रैपिंग पॉलिसी कुछ टाइम पहले। बट जो दिल्ली NCR में हो रहा है ना यार, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम सबको पता है दिल्ली NCR इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है, जहां पर सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ परमिशन है डीजल कार को 10 साल यूज करने की और पेट्रोल कार को 15 साल यूज करने की। उसके बाद सरकार आपसे वो गाड़ियां छीन लेगी या फिर उसे बहुत कम रेट पे बेचना पड़ जाएगा। अब इस रूल को आए हुए काफी टाइम हो चुका है। इस रूल के आने से यस, हम लोगों का नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। पोल्यूशन को कम करने के लिए इसको लाया गया था, लेकिन पोल्यूशन लेवल वही है, हमारा नुकसान थोड़ा ज्यादा है। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर आम आदमी को हुआ है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसमें कार कंपनीज को और गवर्नमेंट को हुआ है। क्योंकि अगर आपकी पुरानी गाड़ी सरकार ने ले ली है या आपने रीसेल में बिल्कुल कौड़ियों के दाम पे उसको बेचा है, तो आपको नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, जिसमें बेनिफिट किसका है? कार कंपनीज का। उसके अलावा जो आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, उससे किसका बेनिफिट हुआ? उससे डायरेक्ट बेनिफिट है हमारी गवर्नमेंट का, जिसमें आपको पता है कि आपको GST पे करना है, आपको रोड टैक्स पे करना है, आपको सेस पे करना है। ये सारी चीजें आपको देनी पड़ जाएगी नई गाड़ी खरीदने के लिए, जबकि आपने जो गाड़ी बेची है वो इतनी भी खराब कंडीशन में नहीं थी। और सबसे मेन बात जो अभी मैंने आपको बताई कि उन गाड़ियों को बेचने से या उन गाड़ियों को डंप कराने से सरकार पॉल्यूशन लेवल में कोई भी डिक्रीमेंट नहीं लेके आई है। और ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई थी सियाम के साथ। सियाम
आप समझ लीजिए कि एक पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, एक वो यूनिट है वो, जहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज इकट्ठे होकर आ जाती हैं सामने, और इस तरफ होती है साइड के हमारी सरकार और उस तरफ होती है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप स्क्रैपिंग यूनिट्स बनाइए। और रोड पे 3 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं जो नियर एंड ऑफ लाइफ है एज पर गवर्नमेंट हमारे हिसाब से नहीं, जिसमें आपको गाड़ियां रद्दी के भाव पे मिलेगी, आप उसको रिसाइकल कीजिए, उसमें से कोई पार्ट अगर आप यूज कर सकते हैं पार्ट को यूज कर लीजिए, काफी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, और फाइनली इससे आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी। तो आप समझ गए ना क्या बोला है यहाँ पे गवर्नमेंट ने उन्होंने सिंपल ये बोला कि भैया उनकी पुरानी गाड़ियां खरीदो, आपको पता है ना रद्दी के भाव पे बेचेंगे लोग, ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, वो गाड़ियां आप उठा लो, उन गाड़ियों का सारा सामान वमान पार्ट्स वार्ट्स मटेरियल सब चीज़ें आप यूज़ करो, जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। मीन्स जितना पैसा पहले गाड़ी बनाने में लगता था उससे कम पैसे में गाड़ी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो बेनिफिट यहाँ पर हो गया कंपनी का, और बाकी टैक्सेस वगैरह तो है ही भर भर के, तो उसका बेनिफिट मिल गया सरकार को। और जिसकी गाड़ी जाएगी तो गाड़ी तो आप खरीदोगे ना यार, तो मतलब हम लोग हर तरीके से सरकार का बेनिफिट तो करने ही वाले हैं। और जो स्क्रैपिंग सेंटर बनाने की बात की गई है, ये टोटल एक स्कैम है बहुत बड़ा, जिसमें सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मिलकर काम करेंगे एक नॉर्मल आदमी को फुल ऑन लूटने वाला, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां आपसे फोर्सफुली ली जाएगी, आपकी मर्जी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। ये चीज ठीक तब होती अगर गवर्नमेंट यहाँ पर फिटनेस सेंटर्स बनाती, वहां पर गाड़ी की चेकिंग होती प्रॉपर, और अगर कार हमारी उन सारे फिटनेस क्राइटेरियाज को पास कर देती तो उसको रहने दो यार लोगों के पास, और अगर वो फेल हो जाती तो ठीक है आप स्क्रैप करो, जो करना है करिए, लेकिन वो मौका जरूर देना था उस गाड़ी को, उस कार को, और वो मौका ना देना ही स्कैम है। अब हमारे गडकरी जी ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है बाहर की कंट्रीज से। वो BS7 क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो यूरोप में आने वाला है। बट जो एक चीज़ वो मिस कर रहे हैं या फिर वो भूल ही गए हैं कि जो इनकम का गैप है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज में लोग जिस लेवल पे पैसा कमाते हैं और जो इंडिया में लोग पैसा कमाते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ कोई कोई आदमी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक गाड़ी अफोर्ड कर पाता है, बट इनका ये रूल लाने से आपकी पुरानी गाड़ी छिनेगी। उसके अलावा जो आप नई गाड़ी खरीदेंगे वो इतनी महंगी आएगी कि हर तरीके से आदमी या आम आदमी की बात करें तो भैया हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये गाड़ी बहुत रिलायबल है यार, इसका इंजन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप इसको सालों साल चलाइए, कितने किलोमीटर चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो दिक्कत और वो सालों साल चलने की बात तो खत्म हो जाती है ना इनके 10-15 साल वाले रूल से। अब हो सकता है कि किसी ने गाड़ी को सिर्फ 15,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर चलाया, मे बी उसके पास दूसरी गाड़ी हो यार वो थोड़ी कम चल रही हो, लेकिन वो अगर डीजल गाड़ी है तो 10 साल बाद आपको देनी पड़ेगी, चाहे उस कार की कंडीशन कितनी अच्छी क्यों ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पर डीजल बैन की। डीजल बैन का मतलब ये हो गया कि भैया हम डीजल गाड़ियाँ नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे कि वैसे ही वो हमारी रीच से बाहर हो जाएंगे। जब खरीद ही नहीं पा रहे तो ऑटोमेटिकली वो बैन ही समझ लीजिए। और सबसे बुरी बात यहाँ पर ये है कि वो ऐसे टाइम पे ये बातें कर रहे हैं जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बैंड बजा हुआ है। लिटरली बहुत बुरी हालत है, डीलर्स के पास इन्वेंट्री भरी पड़ी है, लोग गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे हैं, और यहाँ पर यार वो और गाड़ियों के प्राइस बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो वो BS7 लाके इस इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ाएंगे, कई साल पीछे धकेल देंगे, क्योंकि आज की डेट में इनको बेचना इतना मुश्किल हो गया है, तो आगे जब इनके प्राइस बढ़ जाएंगे तब कैसे बिकेंगी ये गाड़ियाँ। तो अगर आप फ्यूचर में डीजल कार प्लान कर रहे हैं या फिर उसको खरीदने वाले हैं तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उसकी क्लैरिटी रखिएगा अपने दिमाग में कि किसी भी टाइम उस गाड़ी को रोड पे उतरने से रोका जा सकता है, जैसे कि BS4 के साथ हुआ था। एक चीज़ मैं गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ फोर्सफुली ला दी जाती है ना लोगों के ऊपर, वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं देती है। इंस्टेड गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड प्रैक्टिकल चेंजेस। आप डीजल को बंद किए बिना बाकी ऑल्टरनेटिव्स जैसे हमारे हाइब्रिड हो गया, CNG हो गया, EVs हो गया, उन पर रोड टैक्सेस तो हटा ही दीजिए, बाकी और भी सब्सिडीज देना शुरू कर दीजिए, जिससे ऑफरिंग्स इतनी अट्रैक्टिव हो जाए कि लोग खुशी खुशी अडेप्ट करें हाइब्रिड कार्स को, CNG कार्स को। उनका खुद ही मूड ना करे कि यार मुझे डीजल या पेट्रोल कार को खरीदना है। अब बात यहाँ पर मोटी मोटी ये है कि भैया सरकार जो है ना वो आम आदमी के ऊपर तो सब कुछ लाद देगी कि तुम्हारे लिए हम BS7 भी ले आएंगे, गाड़ियाँ महंगी भी हो जाएगी, खरीदनी पड़ेगी, स्क्रैप में जाएगी, डंप करो अपने प्रोडक्ट को। लेकिन आप एक स्टेप नहीं ले सकते, थोड़ा सा रोड टैक्स कम कर दो ना कहीं आप भी तो लोगों की हेल्प कीजिए, रादर देन उनको फोर्स करने की जगह उनको ईजी ऑल्टरनेटिव दीजिए ना, ताकि थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाए हमारी। यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने हाइब्रिड कार्स के ऊपर से रोड टैक्स को हटा दिया है।
यार और भी चीज़ें हटा सकते हो भैया, सेस हटा दो ना, इतना बड़ा अमाउंट जो आप हमसे ले रहे हो। और ये सिर्फ यूपी ने हटाया, ये जो मैंने बोला ना अभी आपको कि रोड टैक्स हाइब्रिड के ऊपर से हटाया, लेकिन बाकी स्टेट में हाइब्रिड कार्स को बेचने का मूड नहीं है आपका? आपको नहीं लगता थोड़ा सा अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है, ईजी ऑप्शन है, जिसे लोग बहुत खुश होकर अडेप्ट करेंगे? लेकिन नहीं भैया, आप कुछ मत कीजिएगा, बाकी आम जनता की जान ले लो। अब यार यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हमसे सवाल होता है, जैसे हम आपको गाड़ियाँ दिखाते रहते हैं, पेट्रोल में भी डीजल में भी, ये तो बहुत लोग पूछते हैं कि यार डीजल खरीदें नहीं खरीदें। तो देखिए, अगर मेरी पर्सनल राय आप मानेंगे तो मैं तो आपको स्ट्रेट अवे मना कर रही हूँ कि मत खरीदिए। सरकार का कोई भरोसा नहीं है भैया, किसी भी दिन अनाउंसमेंट करेंगे कि भैया कल से डीजल कार बैन है। बैन को खैर इतना बड़ा रिटेलिएशन तो वो नहीं झेल पाएंगे जनता का, ऐसा तो स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन वही वाली बात है, प्राइस इतना बढ़ा देंगे या फिर किसी भी दिन अनाउंस कर देंगे दिल्ली में घुसना अलाउड नहीं है, हरियाणा में घुसना अलाउड नहीं है, तो वो गाड़ी आपकी घर में बस ऐसी फालतू खड़ी रहेगी, गैराज में आपकी खड़ी रहेगी, तो आपका पर्पज़ क्या है? मैंने खुद पर्सनली अपनी Q7 डीजल की बेच के और यहाँ पर X7 पेट्रोल में खरीदी है। पैसा भी ज़्यादा लगा मेरा यहाँ पर, और एवरेज की अगर मैं बात करूँ, जो माइलेज में डीजल में बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, अच्छी तो क्या ही बोलूँ, पहले 10 मिलती थी, अब 4-5 मिल रही है बस। तो आप देख लीजिए, ये वाला वेरिएशन आपको फील करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही हमारी कुछ ऐसी है। और आपकी क्या राय है आप बताइए, आप भी शेयर कीजिए। सब लोग, मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और भी लोग सब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, बहुत यूज़फुल चीज़ें हो सकती है यार। और इस चीज़ को स्प्रेड करो भाई, ये इतना चुप रह के हर चीज़ को एक्सेप्ट करते जाना इनकी कि कभी ये ले आएंगे कभी वो ले आएंगे, सिर्फ अपना नाम करने के लिए सरकार एक्शंस ले और आम आदमी के बारे में सोचे ना, ये बहुत गलत चीज़ है।